एनसीईआरटी एक्सरसाइज का कोई अपडेट मैंने बोला था, पर मैं कहता पहले से खत्म कर लूँ तब करूँगा। कितने कर दी सॉल्यूशन की एनसीईआरटी एक्सरसाइज? कितने क्वेश्चन है टोटल? 42 40 है फिक्स? 41 है। अच्छा, तो आधी करीब है कि मतलब अभी सुई नहीं है? मतलब एक आध दो दिन इन बिटवीन दीज डेज ऑफ एग्जाम्स करिए। हाँ मतलब कभी भी करियो लाइफ में एक आध बार जीवन में, ये वही पूछ रहा हूँ। ठीक है। कितनी बढ़िया मौसम है, मतलब देख लोग नवे चेहरे साफ समझ में आ जाते हैं, अब रोज आंखें आ रही हैं लोग बात है ना। चल भाई। आज तारीख कितनी? 26 है। 26 है ना? मैं कैलेंडर हिल गया मेरा, मुझे दिनों दिनांकों में फर्क समझ में नहीं आ रहे हैं। चल भाई। गो स्लो। पहला सवाल पढ़ के देखें। अगर नहीं एमसीक्यू अभी रोक दूं फिलहाल, हम सवालों पे आता हूँ ना, कुछ तो कंसेप्ट यहाँ से बढ़िया क्लियर होंगे। चलो कर देता हूँ। एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन ऑफ द टू लिक्विड हैविंग बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर। बॉइलिंग पॉइंट अगर कम हो जाएगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट घटने का मतलब पहले वाले से बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, तो वो कौन सा डेविएशन माना जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट दो टाइप से हो सकता है, तो बढ़ जाएगा या फिर बॉइलिंग पॉइंट घटेगा कब? मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूँ, समझो। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच की लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स कम है और उनकी अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तो दोनों केस में समझाएं कि कौन से केस में बॉइलिंग पॉइंट कम हो, कौन से केस में ज्यादा होगा। अगर अगर अट्रैक्शन फोर्स कम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम है तो उसे तोड़ने के लिए ज्यादा ताकत नहीं लगानी। अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, ज्यादा तेजी से खुद को पकड़ के बैठे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अब बात सुनो, अगर अट्रैक्शन फोर्स कम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अट्रैक्शन फोर्स कम है तो वो थोड़े से फैल जाएंगे, खुल जाएंगे। अगर फोर्स कम है तो थोड़े से फैल जाते हैं मॉलिक्यूल्स, अगर फैल जाएंगे तो उनका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो कौन सा डेविएशन हो जाएगा? वो पॉजिटिव डेविएशन। तो करेक्ट आंसर लगेगा ए। थोड़े से कंसेप्चुअली दिमाग लगा के, है ना। अगले सवाल का जवाब। 5% solution of cane sugar is 342 is isotonic with 1% solution of substance X। ठीक है। केन शुगर यानी कि शुगर केन को कहते हैं, टूटेगा तो नहीं ना वो? शुगर केन का फॉर्मूला 342 किसका फॉर्मूला होता है? आयनाइज होता है कि नहीं होता, ये पूछ रहा हूँ। 342 एक बार सभी लोग बताना जरा। C12H22O11 का मास कितना होता होगा लगभग? उसके बाद में बताना C6H12O6 का मास कितना होता है? इसका मास कितना होता है? 180। खैर कोई नहीं, चलिए बताइए, जितने भी मिठाई वाले कंपाउंड है वो आयनाइज होते हैं कि नहीं होते, टूटते हैं कि नहीं टूटते हैं? नहीं, आयनाइज डिसोसिएट नहीं होते। कुल मिला के बात ये कहता है कि 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, 5% मिठाई आइसोटोनिक है, 1% किसी एक्स के साथ में। अगर इसका मोलर मास 342 है तो एक्स का मोलर मास कितना होगा? कोई सवाल का जवाब दे सकता है कि सॉल्व कैसे करना है? W1 अपॉन में M इज इक्वल टू W2 अपॉन में W2 अपॉन में M2। तुम्हें पता है क्या कर क्या रही है ये? कौन सॉल्यूशन आइसोटोनिक किन्हें कहते हैं? जिनके आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक किन्हें कहा जाता है? जिनकी क्या सेम हो। कुछ है ना उसमें डेफिनेशन, क्या है वो डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। वो कौन से सॉल्यूशंस को अपन लोग आइसोटोनिक कहते हैं? व्हाट डू दे हैव सिमिलर? मोलैलिटी या मोलैरिटी, ये पूछ रहा हूँ, क्या चीज सेम होती है?
चलो एक काम की बात समझ लें, बहुत सिंपल अगर इस तरीके से बताता हूं तो सुने ध्यान से। मतलब कि अपने पास में ये 342 है, इसके 5% ही कंसंट्रेशन और यहाँ पर कोई सॉल्यूशन होगा, उसके 1% की जो डिसॉल्विटी है जो भी है, मतलब दोनों आइसोटोनिक है, तो इनका क्या सेम हो जाएगा, बस ये सवाल है। इनमें क्या चीज फिक्स है, क्या सिमिलर अमाउंट में पाई जाएगी, बस इतना सा क्वेश्चन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सेट होकर सॉल्व करूं तो अपने पास में कोई फॉर्मूला आता है क्या, मतलब पाई इज इक्वल टू में सी आर टी का कोई फॉर्मूला है क्या? पाई क्या चीज है इसके अंदर, प्रेशर। कौन से सॉल्यूशन आइसोटोनिक कहलाते हैं जिनके प्रेशर सेम होते हैं, मतलब कि इसके द्वारा बनने वाला प्रेशर और इसके द्वारा बनने वाला प्रेशर सेम होगा, उनको अपन लोग बोलते हैं आइसोटोनिक कहते हैं। तो पहले वाले को बोल देंगे अपन लोग C1 RT, और दूसरी बोल दिया मैंने C2 RT। RT से RT काट दिया तो C1 इज इक्वल टू में C2, कंसंट्रेशन सेम हो गई। अब C1 और C2 के बारे में बताएंगे। C1 मतलब कंसंट्रेशन कैसे निकलती है, कंसंट्रेशन कैसे निकाली जाती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर, उसी से कंसंट्रेशन निकलती है। अब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम जब निकाली जाती है तो आपस से पूछ रहा हूं कि सभी लोग ध्यान से सवाल का जवाब दें। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मैं यहाँ पे को गिवन मास दिया है, नहीं दिया, मोलर मास पूछा जा रहा है। तो बात है कि जो इसने भी जस्ट बोला, मैं आइसोटोनिक है तो वॉल्यूम भी काटा, मैं बस यहाँ पे लिख रहा हूँ गिवन मास अपॉन में मोलर मास और गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ये मुझे ये बोल रही थी, अगर तुम्हें सही समझा दूं तो कुछ ऐसा बोला गया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर अपन लोग आगे बढ़ जाएं तो ध्यान से फिर देखें कैसे सिंप्लीफाई होगा, वो समझना। जो इसने भी बोला ना मुझे M1 अपॉन में W1 इज इक्वल टू M2 अपॉन में W2, यही इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई देंगे तो बन जाएगा M1 W2 इज इक्वल टू में M2 W1। अगर सिंपली सॉल्व करूं तो सॉल्व करके बता देता हूं, मतलब कि हम लोग इनका क्रॉस वेट, इसका 1% इसके साथ में और इसका 5% इसके साथ में सॉल्व करना है। 1% ऑफ एक्स किसके साथ में सॉल्व होगा, 1% ऑफ एक्स, इसका वेट का 1% हिस्सा किसके साथ में, पहले वाले के साथ में, और दूसरे वाले का 5% पहले दूसरे वाले के साथ में, ऐसे सॉल्व करना है। तो जैसे सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 5% अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में एक्स इक्वल टू 1% अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में कितना, 342। M1 W2 और M2 W1 सिंप्लीफाई करेंगे, 100 से 100 उड़ाई दिया अपन लोगों ने, एक्स से निकल के आ जाएगी एक्स वैल्यू 342 अपॉन में 5, और जैसे तुम लोग उसको 5 से काटोगे तो एक्स इज इक्वल टू में 68.4 ग्राम पर मोल, खत्म। करेक्ट आंसर बी। आगे ठीक है भाई, इसका जवाब दे दे ध्यान से। इन द गिवन फिगर डायग्राम पॉइंट एक्स रिप्रेजेंट, ये एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, नीचे वाला पॉइंट है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को, सॉल्यूशन, एक मिनट, हाँ एक मिनट तो बाद, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट यानी कि बस अंदर, मतलब जो पड़ा हुआ नमक ही जमेगा कि पानी भी जम जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो एक्स पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के लिए बनेगा। ठीक है भाई, आगे विच पेयर ऑफ द सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक एट द सेम टेम्परेचर, इनमें से ऐसा कौन सा है जो सेम टेम्परेचर पे आइसोटोनिक रहने वाला है। पहली बात तो सबकी कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए, तो मैं सबकी सेम दिख रही होगी, नहीं इसकी तो सेम ही नहीं, हटाओ, चलो वो उसमें चक्कर पड़ जाता कभी कभार। तो मैं यहाँ पर ये पता लगाना है ऐसे कौन से हैं जो सेम नंबर ऑफ आयंस रिलीज करने वाले हैं, इतना पता लगाएं। इनमें ऐसे कौन से दो कंपाउंड हैं जो सेम नंबर ऑफ आयंस रिलीज करेंगे, सेम नंबर ऑफ आयंस बनाएंगे, नंबर ऑफ आयंस सिमिलर होंगे उनके, कि अगर 2 मैं रिलीज करूंगा 2 तो रिलीज करने, अगर 3 तू करेगा तो 3 मैं रिलीज करूंगा, ऐसे पता लगाएं एक बार। यूरिया टूटता है, यूरिया नहीं, तो फिर वो तो खत्म ही करो हिस्सा। ठीक है, ये तो हटा दो। फिर अगले देखो, ऐसे कोई देखो जहां पे सेम नंबर ऑफ आयंस रिलीज कर रही हो, ये कितने रिलीज कर देगा और ये कितने रिलीज कर देगा। अच्छा यहां पर भी पता लगाएं, NaCl और यहाँ पे Na2SO4, ये कितने कितने रिलीज कर लेंगे, तो सेम नंबर ऑफ आयंस कहां पे रिलीज हो जाएंगे तुम्हारे लिए। तो करेक्ट आंसर उसके साथ प्रोसीड करें, यूरिया वाला तो देखते गलत हो जाएगा। अगला
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन? वाह, ये तो बहुत कठिन है ना। डी, 22 कैरेट गोल्ड। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर हेनरीज कांस्टेंट? ये भी ठीक सा सवाल है। मतलब सही है सवाल, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब मुझे जवाब नहीं देना चाहिए, मतलब शर्म की सौदा, तुम ही बताओ। इट इंक्रीज विद टेम्परेचर, ठीक है, और अगर ये बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कम होती है, ये भी ध्यान रखें। अगली काम की चीज, मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन चेंज विद टेम्परेचर। रीजन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर। भैया मोलैलिटी बदलती है तापमान बदलने से। मोलैलिटी किस पर डिपेंड करती है? मास, और नीचे क्या लगता है? ऊपर नंबर ऑफ मोल्स, नीचे क्या लगता है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर तुम टेम्परेचर में चेंज लेकर आओगे तो मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस चीज पे चेंज आता है? मोलैरिटी पे चेंज आता है। मतलब ये वाली जो चीज है मोलैरिटी, ये वॉल्यूम, मतलब टेम्परेचर जब चेंज करेंगे तो इसमें वॉल्यूम भी चेंज होगा, इसमें वॉल्यूम चेंज होता है, लेकिन मोलैलिटी का टेम्परेचर के चेंज होने से मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो तापमान पर डिपेंड करती भी नहीं है। पहली बात ही गलत हो गई, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। मैं तो हमेशा सोचता हूं कि पहला गलत आ जाए, कम से कम सोचना नहीं पड़ेगा आगे। अगला, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर, करेक्ट बात है। और मोलैरिटी इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं, ये भी बताते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी अपने पास में? एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, और एक और बचा रह गया, कौन सा? रिलेटिव लोअरिंग इन बीपी। ठीक है, तो पहली बात तो सही है, लेकिन दूसरी कहानी गलत है, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगले वाले का जवाब, केस स्टडीज में फंस गए हम शायद अब। ठीक है, व्हाट हैपन टू द बॉइलिंग पॉइंट व्हेन नॉन वोलेटाइल इज एडेड? क्या होता है? डिक्रीज करेगा। और व्हाट हैपेंस टू फ्रीजिंग पॉइंट? नहीं, बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा? एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब वो तो बढ़ेगा। और व्हाट हैपन टू फ्रीजिंग पॉइंट? वो घट जाएगा। ठीक है, नेम द प्रॉपर्टी विच रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस बिहेवियर। कौन सी प्रॉपर्टी इसकी रिस्पॉन्सिबल? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। मेन काम की बात, कौन बढ़ेगा कौन घटेगा अपन लोगों को अंदाजा होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 पढ़े, ओस्मोसिस द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द पैसेज। पता नहीं क्या है, पर अपन लोग आंसर दे सकते हैं। डिफाइन द रिवर्स ओस्मोसिस व्हेन द प्रेशर इज ग्रेटर देन द, कौन से प्रेशर से? ओस्मोटिक प्रेशर। द सॉल्वेंट मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन of region of low concentration to high concentration of the solution, that is called osmosis। ठीक है, what is osmotic pressure? ये बताएं, osmotic pressure किसे कहते हैं? डेफिनेशन है सिंपल, ये तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो पूछने लायक हो। बताओ। मतलब सॉल्वेंट को एसपीएम से रोक, मतलब मूवमेंट को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई करते हैं, उस मैक्सिमम प्रेशर वैल्यू को, उस मिनिमम प्रेशर वैल्यू को अपन लोग क्या बोलते हैं? ओस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, व्हाई डज एन एग स्वेलअप? कोई भी एग जो है वो डिस्टिल वाटर में स्वेलअप क्यों होता है? स्वेलअप होने का सिंपल रीजन, डिस्टिल वाटर कैसा होता है? हाइपोटोनिक। और एग होता है उसके, मतलब जो डिस्टिल वाटर है वो पतला कुल मिला के, यानी हाइपोटोनिक एज कंपेयर टू एग की कंसेंट्रेशन। तो जब उसमें डाला जाएगा स्वेलअप हो जाएगा। अगर वहीं पे हाइपर होता तो उसको सिकोड़ देता। हाइपोटोनिक फुला देगा, मतलब पतला फुला देगा, और हाइपर होने पर वो उसको मुरझा देगा। ठीक है, पतला वाला स्वेलअप करेगा, और जो गाढ़ा सॉल्यूशन होगा उनको श्रिंक करेगा। हाँ भाई, व्हाट इज बाइनरी एक्वस सॉल्यूशन? ऐसे एक बाइनरी तो बहुत सिंपल शब्द समझा देगा अपने आप ही, जरूरी नहीं तुमने पढ़ा हो, सिंपल बता सकते हैं। बाइनरी कौन सा? एक ऐसे एक्वस सॉल्यूशन के पास में दो कंपोनेंट पाए जाते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अपन लोगों ने दो ही कंपोनेंट की पूरी केमिस्ट्री पढ़ी है सॉल्यूशन के अंदर, हमने कभी भी तीन नहीं मिलाए, ध्यान रखना। ओनली 2 सॉल्यूशंस पढ़े हैं। डिफरेंट मोलैरिटी हटाओ। अगला, डिफरेंशिएट बिटवीन ना, मोलैरिटी में डिफरेंस बिल्कुल नहीं। पर ये आया लास्ट ईयर है, वाह। नहीं 14 है, मैं कहा 24 है, चलो कोई नहीं। 5% ऑफ Na2SO4 इज आइसोटोनिक विद 2% सॉल्यूशन। हाँ भाई, ये बनाएंगे भाई, ये वही वाला पुराना वाले सवाल है, तो अटेम्प्ट देखो, क्वेश्चन ट्राई कर लें, बनाए आंसर। ये एनसीईआरटी में है कि नहीं है, ये बता दें, किसी ने करा हो तो। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, चलो अटेम्प्ट दें। हमें मशीन की आदत हो गई है ना, चल नहीं देने से लग रहा है कि कौन से रेगिस्तान में आ गए हैं सुनसान। क्या कह रही है? कुछ मन मन बोल जाती है।
है कोई बीच हमारे योद्धा? ये नॉन वॉलेटाइल है। एक बात था, नॉन वॉलेटाइल टूटता है कि नहीं टूटता? ये तो नहीं टूटता ना, पर वो तो टूट जाएगा। तो उसका हिसाब किताब कैसे करेंगे जरा बताएं। चलो सभी लोग एक काम करें, पहले Na2SO4 का मास निकालो। निकालो कितना बैठेगा। Na2SO4 का मास निकालो। कितना बन रहा है किसी का Na2SO4 का मास? 142। और 10H2 और मिला दो उसमें, 18 180। 322 हो गया। चलो वापस से क्रॉस वाला काम करते हैं, ठीक है, दोबारा देखना। हाँ भाई, इसके मास के साथ में इसकी परसेंटेज लगाएंगे अपॉन में 100, सही है। इसके मास में इसकी परसेंटेज और इसके मास में इसकी परसेंटेज, यानी कि 5/100 इंटू में x लगेगा, ठीक है। इंटू में x लगा दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 और आएगा। पता लगाओ। हेलो, हाँ जी, बढ़िया हाल है आकाश, बता। हाँ हाँ हाँ। कोई 10 के आसपास है। हाँ हाँ, ज्यादा नहीं है। मैं एक जगह, हाँ, बात करूंगा, कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, 10 तक के लिए देखते हूँ क्या रिस्पॉन्स आता है। कोई बात नहीं, 10 तक देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 15 16 तक बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं बताऊंगा बाद में, पहले कर लूँ। हाँ ठीक। हाँ भाई, हाँ, ये 3 मैंने कहाँ से लिख दिया वो सोच रहा था मैं भी। इसके आई की वैल्यू बताओ। आई यानी कि डिसोसिएट होने के बाद के आयंस और पहले के आयंस का रेशियो, वेंट ऑफ फैक्टर जो होता है उसमें। देखो ये 3 आयंस में टूटेगा, कौन से में? Na पॉजिटिव, ऐसे NO पॉजिटिव 2 टाइम्स है और सल्फेट आयंस कितनी बार है? 2 बार है। और उससे पहले वो कोई आयंस में नहीं था, तो टूटने से पहले 1 थे, टूटने बाद में 3 हो गए। और 10H2 अलग चीज है, वो पानी के साथ अलग जाता है, वो आयंस में नहीं टूटता। तो अगर आई निकालेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर एंड बिफोर, ठीक है। तो 3/1 करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई और हुआ। मेन बात है कि पहले वाला हिसाब किताब देखें, उसकी परसेंटेज इसके साथ में, इसकी परसेंटेज उसके साथ में। अब कोई बोले कि साहब इस जगह पे आई की वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि वो कैसा दिया तुम लोगों को, नॉन वॉलेटाइल। अगर वो बोलता है साहब वहां पे KCl है, तो KCl कितने आयंस में जाता है? 2 में, तो मैं यहाँ पे 2 लगाता। अगर वो बोलता है कि नॉन वॉलेटाइल, तो मुझे कुछ नहीं लगाना, 1 में चलने देंगे। तो वो भी ध्यान से देख के चले किस प्रकार का क्वेश्चन है और कैसे मल्टीप्लाई कहां पे लगाना है, ठीक है। अगला 14, ये तो शायद बहुत आसान सवाल है, बनाई दो, खत्म कर दो अपने आप से। बनाओ बनाओ, कुछ नहीं है। मैं कोई फॉर्मूला याद करके तो आया था कभी यार, मुझे ध्यान तो है। P0A इंटू में XA प्लस के P0B इंटू में XB, खत्म। इक्वल मोल से दोनों के। तू स्विच ऑफ क्यों हो गई है अब? पढ़ने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट इज अ हेल्दी इन्वायरमेंट, है ना, ये बात सच है। हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट कितना शांत हो गया अब, ज़्यादा शांत हो गया, सुस्ती आने लगी सुन के, मशीनों की आवाज़ों की आदत हो गई थी। तनिष्का अब भी परेशान सी लग रही है शायद, केमिस्ट्री टेंशन नहीं है? ठीक, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है सुन के। बताएंगे, आंसर बताएंगे सभी लोग। 120 मल्टीप्लाई, आ गए, आहा मजे आ गए बात सुन के। बहुत देर से मिस कर रहा था मैं।
160 मल्टीप्लाई 1/2 पीटी इक्वल टू में ये वाला 60 और ये वाला कितना 80, आंसर निकल के आया 140 mmHg। ठीक है भाई, अगला व्हाट हैपन व्हेन एसीटोन इज एडेड टू प्योर इथेनॉल, बताएंगे भैया। ये तो बहुत बार पूछ लिया गया यार, एसीटोन को इथेनॉल में मिलाने की याद करना है तुम्हें से, कुछ अपने गुणाव मत लगाना है इसमें कि सवाल सॉल्व करने बैठेगा फॉर्मूला लिख दे एसीटोन का इथेनॉल का, लगे पड़े हैं और आयंस वायंस कहीं के कहीं घुसा दिए। लोग ज्यादा करते हैं। आज मैं कॉपी चेक कर रहा था केमिस्ट्री सर के संग में, उनको मैंने वो कॉपी चेक कराई OSM पे, तुम्हारी कॉपी ऑनलाइन चेक होगी ऑन स्क्रीन पे, तो लगे हुए थे वो आपस में ऐसे। तो कोई मैंने एक बाले की कॉपी देखी थी, पता नहीं कुछ और सवाल था, वो लगा हुआ था CH3 CH2 की, मास्टर को पागल बनाएंगे ऐसे सोच रहा था वो। यहाँ के आयंस वहां दे दिए, वहां का H यहाँ दे दिया, बॉन्ड यहाँ तोड़ दिया, पता नहीं क्या सब पे 0 नंबर थे। खैर इसमें क्या करना है सबको याद होगा। एस्टोन अगर इथेनॉल मिलता है तो कौन सा डेविएशन शो होता है अपने पास में, पॉजिटिव डेविएशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम पॉइंट घट जाता है। ठीक है, वो सारी चीजें। ठीक है, अगला 16 स्टेट हेनरी लॉ, पहले बता ही दो है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो मुझे आता है, बताना क्या होता है। द सॉलिडिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस एबव द, इतना बोल दिया मैंने, एबव द के बाद में एक लाइन बोलनी है, सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ आर्गन इफ KH की वैल्यू दी गई है इतनी। ठीक है भाई, मैं शायद समझ सकता हूं कि KH की वैल्यू 40 की दे दी गई है, किसी को अंदाजा है मतलब फॉर्मूला क्या, प्रेशर क्या KH इनटू में X। तो उसने बोला है कि सॉल्युबिलिटी निकालनी है। सबसे पहली बात को तुमसे सॉल्युबिलिटी पूछेगा तब भी तुम्हें क्या निकालने, उसके मोल फ्रैक्शन ही निकालने होते हैं। सॉल्युबिलिटी निकालने का मतलब भी मोल फ्रैक्शन निकालने से है। अब P फॉर क्या चीज दी गई है, प्रेशर। अच्छा, KH की वैल्यू दी गई है 40 किलो बार, यानी कि 40 इंटू में 1000, ठीक, और इंटू में X। इसका प्रेशर कितना होगा, प्रेशर नहीं है क्या इसका, ये नीचे डिवाइड में जाएगा और सॉल्युबिलिटी निकल के आ जाएगी। X को अपन लोग मोल फ्रैक्शन, इसी को अपन लोग सॉल्युबिलिटी समझते हैं, ये तो बिल्कुल साफ है। इसको मोल फ्रैक्शन और सॉल्युबिलिटी के नाम से जाना जाता है, इसमें तो मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं। मैं तो बस प्रेशर में कंफ्यूज हो गया हूं कि प्रेशर की वैल्यू क्या लगानी है। कुछ हो 19-20 कुछ आसपास, प्रेशर ऑफ दैट एबव कुछ तो पता हो। तुम इसे ऐसे निकाल दोगे, कोई प्रेशर की वैल्यू समझा देता है ना, बस नीचे डिवाइड, मतलब सॉल्युबिलिटी कोई मोल फ्रैक्शन कहते हैं, मोल फ्रैक्शन सॉल्युबिलिटी कहते हैं, उतना ध्यान रखना। खैर कोई नहीं, चलो 17 ध्यान से देखें। डेविएशन फ्रॉम Raoult's law व्हेन फिनॉल एंड एनिलीन आर मिक्स। जब फिनॉल को, ये दो ही याद करना, अगर सही से बता दो तुम्हें, एक पॉजिटिव का याद है एसीटोन प्लस इथेनॉल, और नेगेटिव का होता है फिनॉल प्लस एनिलीन। ये नेगेटिव डेविएशन दिखाता है, दिस शो नेगेटिव डेविएशन। और नेगेटिव डेविएशन का किसी को ग्राफ पता हो तो ग्राफ बता दो, किसी को आता है नेगेटिव डेविएशन ग्राफ, दो लोग मिले और नेगेटिव डेविएशन हो, उसका कोई ग्राफ है, ऐसा तो नहीं है कहीं, मतलब देखो अब मैं बताऊं तुम्हें, मैं बना दूंगा, अरे हाँ ये तो आता ही है, आता नहीं है वैसे। ऐसे मान लो कि मैंने एक ग्राफ बनाया ऐसे करके, एक बनाया ऐसे करके, और फिर एक ऐसे के नीचे करके बनता है, अगर तुम्हें नेकने के दो लाइन सी ऐसे करके खींचती हैं, है कोई ग्राफ है ऐसा, ये वाला P0 A वैल्यू, उसके बाद में P0 B, उसके बाद में ये दोनों की मिक्स होके, नहीं कोई ग्राफ है ऐसा। तो वो दो के मिक्स करके नेगेटिव डेविएशन वाला ग्राफ है, ये वही है। ठीक है, ध्यान रखें नेगेटिव डेविएशन एक तो ये रहा, उसके बाद में उससे पहले वाला पॉजिटिव, दोनों के एग्जांपल ध्यान रखना, फिनॉल और एनिलीन। ठीक है, ये नेगेटिव है, और उससे पहले जो इथेनॉल एसीटोन है वो पॉजिटिव डेविएशन है। याद करने के है ना, इनमें कोई गणित नहीं चलेगा कि तुम क्वेश्चन ऑन द स्पॉट कर आए अपने आप पढ़कर। ठीक है भाई, ये ध्यान से देखिए। इसका मोल्ड मास निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया गया कितना है, फ्रीज इज एट 270 67.67, फाइंड द मोल्ड मास 60 kg नॉन वोलेटाइल में मिक्स किया गया। कौन मिक्स किया गया, कुछ कौन सा कंपाउंड मिलाया भैया, ये तो बता, कुछ आगे पीछे है, नहीं है, मोल्ड मास फाइंड करना है। नहीं मैं तुम बताऊं मैं क्यों कह रहा हूं, मैं फॉर्मूला सोच लिया, मैं वैल्यू पुट नहीं कर पा रहा हूं उसके अंदर। फॉर्मूला अपना डेल्टा टी इक्वल टू में, एक मिनट रुक जाओ, सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम नॉन वोलेटाइल फ्रीज एट 2, कैसे, क्या बीमार है, क्या हुआ, चला जा चला जा, कोई बात नहीं, कोई नहीं, बता भी रहा था ये बीमार सही है। सोइयो आराम से, रिलैक्स करियो।
हम्म, क्वेश्चन यार इसकी किताब में रखे होंगे अंदर, किताब उठा के लाओ, मैं मेरे पास से पक्का कुछ मिस मैनेज है, कहाँ है? नहीं है, बीच की अलमारी में थर्ड लाइन, बीच की में थर्ड लाइन। ओ हाँ ये लिख ही नहीं रही है, ये इसमें से है, ये नहीं है वो जो मैं मंगा रहा हूँ। मैं वही कहूँ यार, ये मतलब ऐसे इतने सारे कैसे, मतलब है, देखो, और पिछले वाले को भी देखो, ये जो पिछला क्वेश्चन था वो ये था, ये जो हम छोड़ के आए इसका 40 वाला ना, इसमें प्रेशर दिया गया, इसमें प्रेशर दिया गया 6 बार, और फिर पूछा सॉल्युबिलिटी निकालो, तो प्रेशर की वैल्यू 6 पुट करेंगे, उसके बाद नीचे जाएंगे, तो 6 अपॉन में 4 इंटू 10 की पावर 4 इक्वल टू एक्स। वैसे तुम ऐसे करते हो ना, तुम सवाल कर आते होगे वैसे, कुछ भी हुआ ना, चाहे वैल्यू कम हो ना हो, कोई फर्क ही नहीं है, हमें तो करना है क्वेश्चन। अब मैं छोड़ के चला गया कि ये गलत है, ये मतलब प्रॉपर बात नहीं दी है, पर तुम्हें क्या लगा हम ही गलत है पक्का। ठीक है भाई, ये वाला बनेगा 1.5 10 की पावर माइनस के 4 इक्वल टू में एक्स। आप सही है, वैल्यू मिली, मैं तभी कहूँ यार, हद है। और इसे अजीब सा लगता है, लगा था कुछ छोड़ते वाले की, सोचता है कि यार इतने कैसे गलत हो सकते हैं, है गड़बड़ है यार, सीधी सीधी बात। ठीक है, अगला बताता हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है कौन सा है ये, डेविएशन रॉल्ट लॉ, वेपोराइजेशन ऑफ प्योर वाटर, नहीं नहीं, नहीं ये भी नहीं है, ये वाला इसमें हुआ ही नहीं है, ये वाला है 60 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल, ठीक है, उसको सॉल्यूट एडेड इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, उसको 250 ग्राम वाटर में मिलाया गया, ठीक, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया, जबकि अच्छा एक बात और देख, के एफ की वैल्यू गिवन है 1.86 kg पर मोल, ठीक है। उसके साथ साथ अपन लोगों को ऑप्शन भी दिए हैं, अगर हमसे ये मोलर मास पूछ रहा है, इसमें ऑप्शन भी गिवन दिए गए हैं। पहला दिया है 1.649, दूसरा ऑप्शन दिया अपन लोगों को 2.649, मारू तुक्का, तीसरा ऑप्शन दिया है 3.749, 649 नहीं होगा ये भी, इसमें भी चलो हटाओ, 649, और चौथा अपने ऑप्शन ही नहीं है, ये सॉल्व करना है। अब है कंप्लीट सवाल, कितना इनकम्प्लीट है पता बोला। बता कोई मुझे आंसर कैसे करते हो, मतलब मुझे फॉर्मूला बता, डेल्टा टी इक्वल टू में के एफ इंटू में 1000 इंटू में W2 अपॉन में W1 मल्टीप्लाई में M4 मोलर मास। इसमें W2 क्या चीज है, W1 W2 में W1 मतलब पहला आदमी कौन सा है, वॉलेटाइल, दूसरा आदमी कौन सा है, नॉन वॉलेटाइल। तो W1 होता अपने पास में वॉलेटाइल, जो हमारे पास अच्छे लोग हैं उनको 1 नाम दिया गया, वॉलेटाइल बढ़िया लोग, और जो खराब लोग हैं उन्हें अपन लोगों ने क्या नाम दिया है, नॉन वॉलेटाइल, W2 नाम दिया है। अब हमसे बोला जा रहा है कि साहब आप ना मोलर मास निकालो, तो मोलर मास निकालने के लिए अपन लोग सीधा काम करेंगे, एम वहां डेल्टा टी नीचे, एम इज इक्वल टू में के एफ इंटू में 1000 इंटू में W2, उसके नीचे आ जाएगा W1 और इंटू में आ जाएगा TF। सभी लोग सॉल्व करेंगे, KF की वैल्यू है 1 पॉइंट है, अब मैं खुद भूल गया, 06 है 86 है, ये 06 मान लिया, 1000 इंटू में W2 यानी कि नॉन वोल्टल कितना मिलाया हम लोगों ने, 60 ग्राम, और वोल्टल कितना है 250, और इंटू में TF की वैल्यू 270.67, खत्म हो गया, फिनिश। ये आंसर है ना, इतना इतना गड़बड़ होकर हम लोग मतलब छोड़ देना चाहिए सवाल, सीधी सीधी बात ये है ना। चल भाई आगे, फॉर्मूला ध्यान रखना ना, लोगों को अब तक फॉर्मूला याद नहीं हुए, बताएं भैया
डिफाइन रिवर्स ओस्मोसिस, ये तो सही देगा लैंग्वेज तो, कभी तो बोला था मदन दो। वाई एक्वेटिक स्पीशीज कंफर्टेबल कोल्ड वाटर में अच्छे क्यों होते हैं वो, रीजन प्रॉपर समझाएंगे जरा। अकॉर्डिंग टू एंड्रीज लॉ, टेम्परेचर कम होगा, सॉलिडिटी ज्यादा होगी, तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इसके अंदर होती है, गर्म होने पे ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो बेचारा फड़फड़ा के मर जाएगा, है ना। अगला ये वाला ध्यान से देखें, 1 मोल ऑफ AlNO3 एंड 1 मोल ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन आइडेंटिफाइड व्हिच हैज मोर डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, गिव रीजन। इनमें किसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ज्यादा होगा, दोनों डिफरेंस बता दोनों में, फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस, इसका ग्राफ दिया है क्या, ग्राफ दिया है इसका। देखिए अपने पास में क्वेश्चन यहां से उठाइए ऐसे करके, अपने पास में एक सॉल्यूशन ये वाला है, ये सॉल्यूशन ये है, यहाँ पे लिखा होता सिंपल वेपर प्रेशर, यहाँ लिखा होता टेम्परेचर, ये अपने पास सॉल्यूशन 1 और ये हमारे पास में सॉल्यूशन नंबर 2। सवाल बहुत सिंपल सा है कि भैया बता इनमें ज्यादा डिप्रेशन किसका होगा, कौन ज्यादा टूट के गिर के बिखर जाएगा, ये क्वेश्चन है। दोनों में फर्क पता हो तो बता दो, थोड़ा सिंपल सा। इसमें ये आयंस में जाएगा और ये आयंस में नहीं जाएगा, तो सिंपल बात है, बता भैया पहले पे कौन है जो ज्यादा, मतलब ये और इसमें ज्यादा डिप्रेशन किसका हुआ है, सॉल्यूशन 2 का। सॉल्यूशन 2 का ज्यादा डिप्रेशन है, तो बता इनमें से कौन सा सॉल्यूशन 2 है ज्यादा डिप्रेशन। ही तो सिंपल सवाल है, ग्लूकोज और उसमें कौन आयंस में टूटेगा और उसके हिसाब से किसका डिप्रेशन कम है और किसका डिप्रेशन ज्यादा होगा। है रबड़ वाला लूडो, इसे तो छालने के बाद रुकता ही नहीं होगा। यहाँ पे 6-7 रबड़ थी, कहाँ चली गई, मैंने जमा के लगाई थी, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। है बता तुम इस पे ध्यान दो सवाल पे, सॉल्यूशन 2 का डिप्रेशन ज्यादा है तो सॉल्यूशन कौन सा है वो, इसमें और भी डिटेल दी गई है। ठीक है बताता हूँ, सुनो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस चीज पे डिपेंड करती है बताओ जरा ध्यान से, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ पार्टिकल, उन सब चीजों पे। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा कम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर भी ज्यादा होती है। तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा किसमें है, तो जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा नीचे गिरेगा। भाई जिसमें लोग ज्यादा हो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा गिरेगा, फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उठेगा और फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा गिरेगा। तो इनमें से ऐसा कौन सा सॉल्यूशन जिसका अलग गिरा हुआ है, सॉल्यूशन 2 का, और सॉल्यूशन 2 कौन है फिर, पहला वाला, और सॉल्यूशन 1 कौन सा है, दूसरा वाला। ठीक है, जिसका ज्यादा लो हो गया वो तो अपना पहला वाला आदमी है, जिसका कम लो हुआ वो अपना दूसरा वाला आदमी। क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती हैं, तो जो ज्यादा आयंस देगा वो उसी कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा। इस वाले का जवाब ध्यान से देंगे। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर
जिसकी डेंसिटी दी गई है 1.02 नहीं है, इसकी डेंसिटी दी गई है 1 जी पर एम एल, ठीक है, 1 जी पर एम एल ये दिया गया इसकी डेंसिटी में, पर ऐसे लिख दे, ठीक है। नहीं 1.02 ही है, डेंसिटी 1.02 ग्राम पर एम एल, ठीक है, करेक्ट है। इसके अपन लोगों को मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी निकालने के लिए ध्यान से बात सुने, मोलरिटी निकालने के सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में क्या बनाना है, तब हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है भाई। सुनो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, चल भाई सभी लोग छोटे मोटे सवालों के जवाब पहले चिपकाएंगे कि अगर ये मुझे 9.8% वेट बाई वेट दिया है, इसका मतलब क्या है कि जो भी सॉल्यूशन है उसमें 9.8% मास किसका है, सॉल्यूट का मास है। सभी लोग सबसे पहले H2SO4 का मोलर मास निकाल सकते हैं, वो ध्यान से देखें स्टेप बाय स्टेप। इसका मोलर मास, इसका अगर मैं मोलर मास निकालता हूँ H2 का, 2 सल्फर का कितना होता है 98, अकेले सल्फर का ही है, टोटल है तुम बहुत तेज हो, 98, ठीक है। अब मैं इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालता हूँ। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो इसके गिवन मास कितना है, मतलब 100 ग्राम में से, मतलब 100 ग्राम मान लो टोटल है 100 ग्राम, उस 100 ग्राम में से 9.8 ग्राम तो ये है, और बचा हुआ कौन है फिर, वाटर है। तो 9.8 यानी गिवन मास हो जाएगा 9.8 और मोलर मास हो जाएगा अपने पास में कितना 98, पॉइंट हटेगा नीचे 0 आ जाएगा, इससे काटेंगे तो निकल के आ जाएगा 1/10 यानी मोल बन जाएंगे 0.1। पहली चीज तो ये। अब वॉल्यूम निकालने के लिए हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन में, डेंसिटी की वैल्यू दी गई है 1.02 और मास ऑफ द टोटल 100 है, टोटल मास 100 है अपॉन में वॉल्यूम, उधर बेच के नीचे बुलाने पर वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 अपॉन में 1.02। एक छोटी सी बात और सुन लो, डेंसिटी ग्राम पर एमएल में है, मास भी ग्राम में लिया है, तो जो वॉल्यूम निकलेगा वो किस में निकल के आएगा, एमएल में। और एमएल से लीटर में जाने के लिए हम लोगों को डिवाइड देना पड़ेगा, 100 अपॉन 1.02 डिवाइड दे किसका, 1000 का, लीटर में चला गया, 2 जीरो साफ साफ यहाँ से उड़ा दी गई, और इनटू करने पे आ जाएगा वॉल्यूम 10.2 लीटर, 1/10 में 10.2। अगर इसकी मोलरिटी फाइंड करनी है तो मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स 0.1 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 अपॉन में 10.2, डिवाइड से ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई, और बन जाएगा 0.1 इंटू में 10.2, आंसर निकल के आएगा कितना 102, वो भी इस जगह पे पॉइंट, सही है पॉइंट, उसके नीचे 1 इंटू ऊपर एक्स्ट्रा, और पॉइंट हटा के भी बना देंगे तो भी 2 जीरो लगेंगे, ठीक है। अच्छा, मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है भाई। आगे बढ़ाते हैं, चलो अगला ध्यान से देखिए, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, डेंसिटी दी गई है उसकी 1 ग्राम पर लीटर, ठीक है, यही है। डेंसिटी गिवन है तो पहले वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद में उसको आगे बढ़ाएंगे। चलो भाई, देख, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, डेंसिटी गिवन है 1 जी पर एमएल, ठीक है, और मास और वॉल्यूम पे बात अड़ रही है, एक 1 जी क्यों लिखा मैंने, 1 ये अपने पास में m अपॉन में v, m माने और v माने वॉल्यूम। अगर अपन लोगों को उसकी मोलरिटी फाइंड करनी है तो थोड़ा बहुत एज्यूम करके चलना पड़ेगा। पहली बात तो हम लोगों नंबर ऑफ मोल्स निकाले, मोलरिटी निकाली, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, इसका गिवन मास कितना होता है भाई का, नहीं है, मोलर मास कितना है इसका, हटा दे, इसका गिवन मास बोलेंगे एक बार, बहुत सिंपल है बनाना, जनरली बहुत सिंपल है। क्या कह रही है, हाँ वो 1000 ही निकलेगा, पर कैसे, ये हम लोगों को 1 ग्राम पर एमएल दे रखा है डेंसिटी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये कि 1 ml, वैसे तो इसको सॉल्व करने के बहुत खास नीड नहीं है, बहुत सिंपल है ये, कि 1 ml में अपने पास में 1 ग्राम है, तो 1000 ml में कितना होगा, 1000 ग्राम होगा। 1000 ml को अपन लोग क्या बोलते हैं, 1 लीटर। 1 लीटर में अपने पास में मास आ गया 1000 ग्राम, वॉल्यूम अगर 1 लीटर है तो उसमें मास मिल चुका हम लोगों को 1000 ग्राम। और मोल निकालने का तरीका, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, इससे इसको अगर काटा पीटी करा जाएगा तो 500 अपॉन में
500 पौंड में 9, और 9 से भी काटेंगे, 9 पंजे 45, 45.5, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब मोलरिटी निकालने का तरीका जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, 1 लीटर, और डिवाइड देने पर आंसर निकल के आ जाएगा 55.5 मोल पर लीटर। ध्यान से देख लें, मतलब क्वेश्चन यहां से गया, 1 ml में 1 ग्राम है, 1000 ml में इतने ग्राम होंगे, 1000 कोई इतना कहते हैं, और इसका इस्तेमाल करके हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करके कहानी को प्रोसीड किया। वैसे एनसीईआरटी में है मेरे अकॉर्डिंग शायद। ठीक है, आगे जाता हूँ। 24, ध्यान से पढ़ें, मैं इस पे संदेह की दृष्टि रखता हूँ। हाँ सही है मेरा संदेह, ज़्यादा भी सही नहीं है। ग्लूकोज का मास तो पता ही है हमें 180, इसको देने की क्या नीड थी, चलो जानबूझ के नहीं दिया। लेवल डेज नहीं, अभी बहुत कुछ गलत है। 10% बाय मास, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाय मास, 10% बाय मास। मतलब समझो, इसका मतलब समझ में आता है, ग्लूकोज है पानी के अंदर, उसको 10%, मतलब पानी में कितना ग्लूकोज है, 10% ग्लूकोज है, 90% पानी है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो सवाल ये कि फाइंड द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, दोनों चीजें निकालनी है, और डेंसिटी भी दी गई है 1.2। चलो पहला सवाल यही सेट करते हैं, फाइंड द मोलैलिटी क्या होगी ये पता लगाना है, और उसकी जो डेंसिटी गिवन है अपन लोगों को, डेंसिटी तो मोलैरिटी के लिए है, पहले मोलैरिटी निकालनी है। इसका मतलब पहले सेट कर लो, इसका मतलब क्या है, बहुत सिंपल सी बात ये, इसका मतलब ये है कि 10% मास का अर्थात, यानी कि उस पानी के वजन को अगर तुम 100 ग्राम मानते हो, तो उसमें 10 ग्राम किसका वजन है, ग्लूकोज का, और 90 ग्राम किसका वजन है, वाटर का। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो पहले ग्लूकोज का, क्योंकि मुझे पता है कि मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मास ऑफ किसका, सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूट या फिर सॉल्यूशन इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी सॉल्व। चलो निकालो, 10 ग्राम 100 ग्राम मान के चलो, और वैसे करके नंबर ऑफ मोल्स निकालो पहले ग्लूकोज के। थोड़ा अटेम्प्ट कोशिश करके देखें। नमस्ते, है एकदम ब्लाइंड गेम है, मतलब तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हम क्या लिख भी रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा एनसीईआरटी रट लो। अब सादे सवाल तो तैयार नहीं करके जा सकते कि दुनिया के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाऊं मैं, है ना, एनसीईआरटी रट लें बस, ये बात है। नंबर ऑफ मोल बने ग्लूकोज के हैं कितने, एक अपॉन हटा दे भाई। 10% का मतलब क्या है कि 10 ग्राम तो अपने पास में कौन है, ग्लूकोज है, और 90 ग्राम कौन है अपने पास में, वाटर है। अगर मैं ग्लूकोज के मोल बनाऊंगा तो नंबर ऑफ मोल बनाने के लिए गिवन मास अपॉन में उसका मोलर मास तो निकल के आ जाएगा, एक अपॉन में हटा दे, ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल हो गए। और मोलिलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ मोल ऊपर
और नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट का अपना मास कितना है उसको केजी में लेके आओ, केजी में लाओगे तो 90 के नीचे क्या आ जाएगा 1000 का डिवाइड, ग्राम से किलोग्राम में जाएंगे तो 90 तो नीचे और 1000 चला जाएगा ऊपर, तो इसकी जो मोलैलिटी चमक के निकल के आएगी दैट इज 1000 और उसके नीचे आ जाएगा 90 और इनटू में 18, 0 0 उड़ाई दिया पहली बार में, तो अपने पास में जो दिख रहा है दैट इज 100 और 100 के नीचे 9 इंटू में 18 कितना 18 दिन में 162, ये जो भी आंसर है वो मतलब ठीक ठाक ही जा रहा है। अब 1 से कम होगा 0.6 ग्राम नहीं मोल पर केजी। अब बात है कि इसने एक बात और बोली है, अगर मैं तुम्हें इसकी डेंसिटी बता देता हूं कि इसकी डेंसिटी दी गई है 1.2 g/ml, तो इसकी मोलरिटी और निकालनी है, डेंसिटी दे दी है तो इसकी मोलरिटी निकालने के लिए पहली बात तुमने नीचे यहाँ पे किसका डिवाइड लगाया था मास का, डेंसिटी का इस्तेमाल करेंगे किस चीज को निकालने के लिए वॉल्यूम। तो वापस सुने, अगर मैं डेंसिटी से इसका वॉल्यूम निकालता हूं, पहली बात तो सब डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम के अनुसार डेंसिटी है 1.g/ml में है लेकिन, और इसका टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम है और अपॉन में v चल रहा है, जब मैं वॉल्यूम निकालूंगा अभी तो 100 अपॉन में 1.2 जो वॉल्यूम निकलेगा वो किस में निकलेगा ml में, और इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने 1000 का डिवाइड दिया नीचे, पहले डिवाइड देने पर 2 चीजों पहली उड़ाई इनटू किया तो वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में बाद है लीटर, ये इसका वॉल्यूम आ गया। अब मोलरिटी का फॉर्मूला, मोलरिटी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल कितने 1 अपॉन 18 और वॉल्यूम कितना है 1 अपॉन 12, ये इंटीरियर ये वाला ऊपर एक्सटीरियर बन जाएगा 12 अपॉन में 18, काटा पीटी 6 से 2 ये वाला 3 और इसका आंसर निकलेगा 0.66। बात समझे, पहले मोलरिटी 10% का क्या सेंस है, कोई बहुत विशेष कठिन सवाल नहीं है, बहुत स्मूथ हैंड से निकल जाते हैं अगर थोड़ा थोड़ा बहुत दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। उप्स और छांट देता हूँ 1 2 3। कल एक मीम देख रहा था मैं, आपने जो कुछ हमको पढ़ाया, गाना है ना, आपने जो कुछ हमको पढ़ाया वो तो कहीं भी नजर नहीं आया, फिर उसके बाद होता है दप्पा, है ना, दप्पा के बाद में एक लाइन आती है 10वीं का सिलेबस नहीं है 12th है, सोई मैं चुप हो गया, मैं कैसे लेकिन अजीब है यार, इसे बंद कर दूंगा। मेरे सवाल तो निकाल लेते, कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड होते इसमें, इसमें आई नहीं है, उन्हें निकाल दूं, 1 मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन ये है, अपने पास में 3 सैंपल ऑफ जूस हैं, एक जूस है एक्स, एक है वाई, एक है जेड, ठीक है, वो गन्ने के जूस हो देंगे लिखा है, ठीक है, बड़ा गिलास 20 रुपए इसमें एक्स की कंसंट्रेशन दी गई है 0.1 m
और इसकी कंसंट्रेशन दी गई है 0.5 m और इसकी कंसंट्रेशन दी गई है 0.2 m। तो सवाल बस इतना सा है कि एक्स वाई और जेड में से, मतलब इसमें जूस में ग्लूकोज मिलाया है, जो भी मिला हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट हाई किसका होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट? विच ऑफ द हैव हाईएस्ट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? फ्रीजिंग पॉइंट इनमें से हाईएस्ट बताओ किसका है? इसमें एक आंसर तो पक्का गलत है, जेड। या तो 0.1 है आंसर या 0.5 है आंसर, बीच में तो नहीं है। हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। कैसे? अब आधे लोग 0.2 के 1 कह देंगे। बताओ। कोई रीजन देगा मुझे? मैं दे दूंगा तुम्हें रीजन, सुनो ध्यान से। फ्रीजिंग पॉइंट हाई होने का मतलब, जैसे मैं तुम्हारे सामने बात लिखता हूं, अपने पास में ये टेम्परेचर स्केल है, इसमें यहाँ पे तापमान है 1 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 0 सेल्सियस और यहाँ पे -1 डिग्री सेल्सियस। तो हाईएस्ट तापमान कौन सा है? 1। तो इस पे किसी का फ्रीज होना, 0 पे फ्रीज होना, -1 पे फ्रीज होना। हम लोगों ने एक बात पढ़ी है कि अगर हम किसी चीज की मात्रा को ज्यादा मिलाते हैं तो जितना ज्यादा मिलाएंगे डिप्रेशन उतना ज्यादा होगा, तो उतना ही कम पे जाके वो चीज जमेगी। जितना ज्यादा मिलाएंगे उतना ही ज्यादा गिरेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट, और जितना कम मिलाएंगे उतना ही ऊपर होगा फ्रीजिंग पॉइंट। मैंने ज्यादा मिलाया है, इसमें 0.5 मिलाया है, ज्यादा मिलाया है, तो इसका तापमान होगा लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, ये वाला होगा y, इसका लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट है। जो सबसे कम मिलाया है उसका फ्रीजिंग पॉइंट आगे होगा, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? x। और जो बीच का सा मिलाया है उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा ये वाला z। तो जो कम मिलाऊंगा तो फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जो ज्यादा मिलाऊंगा तो उतना ही घटता चला जाएगा। तो उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज x। ठीक है, अगला। अगला क्वेश्चन देखें, ये वाले सही है आप। हाँ, अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल सवाल दिया है कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, आप क्या अनुमान लगाते हैं कि अगर आरबीसीज आर प्लेस्ड, आरबीसी कौन सा सी बोल गया, आरबीसीज आर प्लेस्ड इन NaCl सॉल्यूशन ऑफ पहला 0.5% मोलरिटी वाले में, कंसंट्रेशन वाले में, ठीक है, और दूसरा बोला गया 1% कंसंट्रेशन वाले में। दोनों केस में आरबीसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? पहले वाले केस में क्या इंपैक्ट पड़ेगा और दूसरे वाले केस में बताओ। आरबीसी का 0.5 कंसंट्रेशन डालते हैं, 1% डालते हैं, दोनों में क्या इंपैक्ट है? इस बात का बहुत ज्यादा ज्यादा सबूत है कि तुम बोतल घर पे नहीं बना सकते भाई की, कि पानी में ग्लूकोज घोल दिया और चढ़ा ली नसों में, वो गलत है। वो उसका सबसे बड़ा तरीका है पीना, खा जाओ। नसों में चढ़ाने के लिए उसकी कंसंट्रेशन अच्छी रखनी चाहिए। तो बताओ ध्यान से, अगर 0.5% अगर हमने NaCl में आरबीसी मिला दी और 1% में मिला, दोनों में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आरबीसी की कितनी होती है नॉर्मल कंसंट्रेशन? 0.9%। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, अगर तुम इसमें डालोगे तो मतलब ये पतला है, तुम पतले में अगर आरबीसी डालोगे तो वो फूल जाएगी, तो वो स्वेल अप हो जाएगी, क्योंकि वो हाइपोटोनिक है, स्वेल अप हो जाएगी पहले वाले केस में। तो क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में, आरबीसी के रेस्पेक्ट में 0.5% वाला NaCl इज हाइपोटोनिक, आरबीसी के रेस्पेक्ट में 0.5 वाला सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक, जबकि आरबीसी के रेस्पेक्ट में 1% वाला NaCl इज हाइपरटोनिक। तो उस केस में आरबीसी श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, हाइपर का सवाल। चल भाई, अगले का जवाब देना ध्यान से। अगला क्वेश्चन अपने पास में कुछ ऐसा है कि पहले तो स्टेट हेनरी लॉ बता दिया, हेनरी लॉ के बाद में मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ध्यान से पढ़ लेना।
explain why are the tanks used by scuba divers filled with air diluted with helium 11.7%, उसके बाद में नाइट्रोजन 56.2% एंड ऑक्सीजन 32.1%। ये सवाल है, एनसीईआरटी में है क्या ये? इस सवाल का मतलब भी जानते हैं कि नहीं? पहली बात है, स्कूबा डाइवर्स कौन से होते हैं? अपने पीछे सिलेंडर टांग के, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, शुद्ध हिंदी, ठीक है भाई। अब बात है कि क्यों वो उनके उस गैस सिलेंडर में, वो सिलेंडर होता है उसमें प्योरली ऑक्सीजन क्यों नहीं ठूसी जाती? नहीं नहीं नहीं, नहीं वो सवाल तो सुनो, सवाल क्या है? सवाल ये कह रहा है कि उसके अंदर जो एयर भरी जाती है, नॉर्मली हम जब हवा मतलब सांस लेते हैं, जो हम नॉर्मली सांस लेते हैं, तो इस एटमॉस्फेयर में कितने % ऑक्सीजन है? 21% के आसपास। कितनी नाइट्रोजन है? 78%। बाकी गैस कितनी? 1%। तो जैसे हम एक बार में सांस लेते हैं तो हमारी फेफड़ों में 21% ऑक्सीजन, 70 नाइट्रोजन सब पहुंचता है। जब रिलीज करते हैं तो 21 में से 16% ऑक्सीजन बाहर आती है। ऐसा नहीं कि तुम्हारी बॉडी एक एक निचोड़ लेती है पूरी ऑक्सीजन, जाते ही 21% पहुंचती है और लगभग 16% बाहर आती है, 5% का यूज होता है। और जो CO2 होती है वो हम लोग लेते तो नहीं है, लेकिन जब एक्सेल करते हैं तो 4% के आसपास CO2 बाहर निकल के आती है। तो 21% ऑक्सीजन होती है, 78 नाइट्रोजन जाती है और जाने के बाद में आ भी जाती है। फिर उसका अपन लोग कोई यूज नहीं करते हैं। ऐसे नहीं जो सब गया सबका इस्तेमाल कर लेती बॉडी, फ्री में मिला ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो 21 में से 16 का इस्तेमाल करेगी, 5 को बाहर निकाल देती है। तो ये कुछ और पूछ रहे वो सुनो। पहली बात तो ऑक्सीजन 32% के हिसाब से क्यों बनी गई है, पहला सवाल। दूसरा, उसमें हीलियम को डाल के उसको थोड़ा सा पतला क्यों किया गया है? हीलियम से डाइल्यूट क्यों की गई है? हीलियम क्यों मिलाई गई है उसके अंदर? मतलब सीधी बात यह कि तुम इसको 21 रखते, इसको 78 रखते, 21 को तुमने बढ़ा दिया, उसको तुमने घटा दिया और प्लस में हीलियम और डाल दिए। वाई? ऐसा ही होता है। वो गैस सिलेंडर जो बनाए गए हैं सांस लेने के लिए, वो ऐसे क्यों है? ये थ्योरेटिकल है। अब सीधी बात है कि थ्योरेटिकल सवाल का जवाब तुम दे ही नहीं सकते अगर तुम पढ़कर नहीं गए हो। और जवाब क्या? जवाब सुन के पहले समझे। जैसे हम पानी में जाते हैं तो पानी में एकदम से प्रेशर बढ़ेगा, एकदम से प्रेशर बढ़ेगा तो हमारी जो आरबीसीज हैं, आरबीसी जो अपने पास में है, उनको अगर ग्लूकोज लेना है, मतलब ऑक्सीजन लेनी है, तो वो हाई प्रेशर ऑक्सीजन को ही रिसीव कर सकती है। मतलब तुम खुद मानो जब उस पर पहले से दबाव पड़ा हुआ है, पानी में प्रेशर ज्यादा है, ज्यादा प्रेशर की वजह से हम लोग ऑक्सीजन का प्रेशर ही बढ़ा के रखते हैं, जिससे कि हम लोग उसको डिसॉल्व कर सके अपने अंदर, जिससे कि सेम प्रेशर मेंटेन रहे। अगर अंदर वाला प्रेशर ज्यादा है और जो सांस हम ले रहे हैं, सिलेंडर में सांस है उसका प्रेशर कम है, तो वो वहां से अंदर जाएगी ही नहीं। जैसे मैं तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक चीज ऊंची हाइट पर है, एक नीची हाइट पर है, तो ऊंची हाइट की नीची हाइट पे आ सकती है, लेकिन नीची हाइट की ऊंची हाइट पे वैसी करके अगर सिलेंडर का प्रेशर कम हुआ और हमने वो गैस खोली सांस लेने के लिए और पानी में प्रेशर ज्यादा पड़ा, तो सिलेंडर का कम प्रेशर अंदर की ओर ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। तो सिलेंडर के अंदर का प्रेशर कैसा होना चाहिए? थोड़ा हाई होना चाहिए, जिससे कि सिलेंडर से एयर ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर जा सके। अब दूसरी बात सुनो, जब अंदर चली जाएगी तो हम एकदम जब बाहर निकल के आते हैं तो पहले तो प्रेशर हम जब बॉडी के अंदर मतलब पानी के अंदर थे, बॉडी पे ज्यादा प्रेशर पड़ा था, और हम जैसे ही एकदम से बाहर निकल के आते हैं तो प्रेशर इमीडिएटली एकदम से रिड्यूस करेगा, और प्रेशर की रिड्यूस करते ही आरबीसी के अंदर बबल बन सकते हैं नाइट्रोजन के। आरबीसी थोड़ी सी नाइट्रोजन बबल्स में आ जाती है, एयर बबल्स फॉर्म हो सकते हैं, एकदम से प्रेशर हटने की वजह से उन बबल निकलते हैं। जैसे कि तुम ऐसे समझ लो कि कोल्ड ड्रिंक को जब एकदम से खोलते हैं, एकदम से बबल से निकलते हैं, क्योंकि प्रेशर उसके अंदर पहले बहुत ज्यादा प्रेशर था बोतल के अंदर,
तुम जैसे इसको एकदम से खोलोगे उसमें क्या निकलते हैं, बबल निकलते हैं। वैसे करके हम जैसे पानी के अंदर हैं तो प्रेशर ज्यादा है, और जैसे एकदम से ऊपर आएंगे एकदम से बबल से निकलते हैं उसके अंदर। तो उन बबल्स को कम करने के लिए, बबल्स कम निकलें, इसका प्रेशर कम किया जाता है, और जिससे कि सांस हम लोग अंदर ले सकें इसका प्रेशर बढ़ाया जाता है। और इन दोनों के प्रेशर को कम और ज्यादा करने के लिए कौन सी गैस मिलानी है, हीलियम, क्योंकि इनर्ट होती है, वो कोई इंपैक्ट डालेगी ही नहीं। बस क्या फायदा रहेगा उससे कि पानी के अंदर सांस ले सकते हैं प्रेशर बढ़ाने से, और बाहर निकलने से बबल्स का फॉर्मेशन कम कर सकते हैं प्रेशर घटाने से, और इसीलिए अपन लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दोनों रीजन देख लें, सांस लेने के लिए, बबल्स को ना बनने के लिए, और डाइल्यूट करने के लिए हीलियम का इस्तेमाल करना है, कोई और गैस नहीं कि उसमें आंच मिला दी तो सिलेंडर फट ही जाएगा, है ना। कोई ऐसी गैस जो रिएक्शन ना करे, सीधी सीधी काम की चीज। चल भाई आगे बढ़ाता हूं। इसको खुद ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अपने पास में प्योर वाटर का जो प्रेशर दिया है पी नॉट, दैट इज गिवन है 23.80 mmHg, 23.80 mmHg, ठीक है। और उसमें इफ 0.1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल आर मिक्स, 0.1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल, इसको हम लोगों ने मिक्स किया उसके अंदर, तो पहली बात तो फिक्स है कि प्रेशर घटेगा, ठीक है। किससे मिक्स किया, इन 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम पानी मिक्स कर दिया है, ठीक है। 100 ग्राम वाटर मिक्स किया है, 0.1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल, 100 ग्राम पानी मिक्स किया, ठीक है। अब बात यह कि कैलकुलेट द रिजल्टेंट वेपर प्रेशर, कैलकुलेट करो उसका वेपर प्रेशर कितना होगा। मैं तुम्हें सवाल समझा सकता हूं, तो मैं इसके मोल दे दिए 0.1 मोल है, तो पानी के मोल और निकालो, फिर मोल फ्रैक्शन निकालो, और फिर वेपर प्रेशर निकालो। और फॉर्मूला शायद अपने पास में एक और आता है, x इज इक्वल टू 1 माइनस के पी अपॉन में पी नोट। इसमें x क्या चीज है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल की मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल, उसके नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब इसके तो नंबर ऑफ मोल तुम्हें गिवन है 0.1 है, इसके निकालो, सॉल्व करो, बन जाएगा आंसर। ट्राई करें, अटेम्प्ट करें। इस ऋतु को वसंत ऋतु कहा जाता है, ऋतुओं का राजा। हमारे कैलेंडर के अनुसार 6 ऋतु पाई जाती हैं, 6 होती हैं। 6 के नाम पता है किसी को, है? राजा का तो पता है वसंत ऋतु, क्योंकि इसमें ऐसा माना जाता है सबसे बढ़िया, ना ठंडक ना गर्मी, पत्ते पुराने से नए बन रहे होते हैं, और बढ़िया पढ़ाई होती है, सुस्ती नहीं आती है। बस यही लाइन गलत है बस इसमें। सबसे बढ़िया नींद आती है इसमें। आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं 1.5-2 साल बाद सो जाऊं दोपहर में, सही में। मतलब मैं इसमें हूं कि मैं अकेले वो बन जाऊंगा। ये मूवी नहीं है, उसमें अकेले 100 मार देता है वो साउथ वाला, मगधीरा, हाँ। सही कह रहा है। तो मैं सो के जगने के बाद में ऐसी पंप आ रही बॉडी में, अब खुल गई, अब आँख खुली है बड़े सेट एकदम। तो ऐसी एनर्जी सी आ गई है कि 100-200 पन्ने पढ़ दूंगा इकट्ठे के बाद में। मगधीरा।
और वो ने मार रहा है, उनका जो मालिक है वो खुश हो रहा है, वो गिनने पे आ गया 10-20 तक तो ठीक है, फिर 99, ओ भाई उसकी हंसी चेहरे की तो को नहीं रही है, आंखों में आंसू आ गए खुशी के मारे उसकी। अजीब है वो फिल्म यार, हद है। सबने मूवियां देखी हैं, साउथ की नहीं देखी हैं? नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करता बाद में कि पेपर के बाद में मूवीज साउथ की एक आध बार देख लेना कि दुनिया में किस लेवल तक की मूर्खता पाई जाती है। अब तो नहीं है पर किसी समय तक थी। हम्म, अब तो ठीक ही है, अब तो बीट कर दिया है वैसे। हम्म, मजा आ रहा है डायलॉग सुनने में उनके। हमारी छोटी वाली बहन होती वो करवाती तो मैं उनकी नकल। अब, हम्म, वो दांसू नकल करती है उनकी। मैं तुम्हें इंसिडेंट बताता हूँ एक उन्हीं का। मूवी डायलॉग्स देखिए साउथ के? नहीं देख, पहले इसका आंसर आएगा नहीं, ये बता दो पहले। नहीं, ये अंतिम सवाल है, इसके आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है, इसका कितना? 0.1, 0.1। इसका क्या बेटा? 5.4, 5.5, 5.5। तो x भी इक्वल टू 0.1 के नीचे आ जाएगा 5.6। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे 0.1 अपॉन में 5.6, पॉइंट हटाई दो, 1/56। 1 माइनस के p की जगह पे कुछ नहीं, ये तो निकालना है, p नॉट जगह पे 23.8। इस माइनस को हम जब प्लस इसको यहाँ ले लेंगे तो p अपॉन में 23.8 इज इक्वल टू में 1 माइनस 1 अपॉन में 56, यानी 23.8 इधर बन जाएगा 55 अपॉन में 56। करो डिवाइड मल्टीप्लाई, 23.8 मल्टीप्लाई 55 अपॉन में 56। मैं तुक्का मार सकता हूँ, बहुत बेहतरीन, 23.4। सही है ना? देख ले, इसका प्रेशर आ गया mm पर एच जी। क्या कर रही है? हम्म हम्म। हाँ भाई, अब मैं तुम्हें वो इंसिडेंट सुनाता हूँ, वो कर दे, बंद कर दे, बात पता